एक सोसाइटी में एक ठेले वाला सब्जी लेकर बेचने जाता है। तभी एक महिला अपने घर से बाहर निकलती है सब्जी लेने के लिए। और जब वो महिला आती है तो वो जो आदमी होता है ठेले वाला उस महिला से कहता है, मैडम जी, मुझे थोड़ा प्यास लगा था, क्या पानी एक गिलास मिल सकता है? वो जो महिला होती है वो अपने घर में अंदर जाती है और एक गिलास पानी लेकर के आती है। पानी लेकर के आने के बाद उस आदमी को देती है। पानी पीने के बाद बहुत सारी दुआएँ देता है, कहता है कि मैडम जी, आपके जैसा हर महिला हो जाए, तो कोई भी गली-कूचे में काम करने वाला इंसान प्यासा ना रहे। उसके बाद दोस्तों बात करते-करते वो कहता है कि आपके शौहर कहाँ रहते हैं? आपके शौहर क्या करते हैं? तो कहती है जो मेरे पति हैं वो विदेश में रहते हैं, विदेश में रहकर काम करते हैं। ये सब सारी चीज़ें बात होती है। उसके बाद जो ठेले वाला होता है दोस्तों, वो आवाज़ लगाते हुए आगे बढ़ जाता है। इसके बाद लगभग 1 हफ्ते का वक़्त बीतता है। 1 हफ्ते बाद एक ठेले वाला फिर आता है, उसी घर के सामने रुकता है। रुकने के बाद सब्ज़ी ले लो का आवाज़ लगाता है। वो जो महिला होती है वो फिर निकलती है। बाहर निकलने के बाद जो वो आदमी होता है, वो सब्ज़ी चुन ही रही थी, तभी कहता है, मैडम जी, आप बहुत ही अच्छी हैं, आपकी आदतें बहुत अच्छी हैं, आप बहुत नेक दिल इंसान हैं, क्योंकि आप बिना मोल-भाव किए हुए ही हमारी सब्जियों को लेती हैं। दूसरी महिलाओं को देखा जाए तो वो काफ़ी मोल-भाव करती हैं, काफ़ी चिक-चिक करती हैं, तब जाके कहीं वो सब्जियाँ लेती हैं। इसके बदौलत हमें कभी कहीं न कहीं अपने खरीद दाम से भी नीचे सब्जियाँ देना पड़ जाता है। जो महिला थी ये सारी बातें सुन कर के, उसकी तारीफ़ सुन कर के वो बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद जो बातों का सिलसिला था वो आगे बढ़ता है। फिर वो जो ठेले वाला था वो कहता है, मैडम जी, आपके आदमी कहाँ रहते हैं? क्या काम करते हैं? तो जो महिला होती है वो कहती है कि फिलहाल वो विदेश में रहते हैं, लेकिन अभी गाँव गए हुए हैं। जो ठेले वाला था कहता है, मैडम गाँव कहाँ है? तो गाँव का नाम बताती है। बिहार प्रदेश का एक सिवान जिला है। सिवान जिले में ही एक रामपुर गाँव है, वहाँ पर वो अपना गाँव बताती है। अब ये जो ठेले वाला था वहाँ से चला जाता है। फिलहाल ये कोई ठेले वाले नहीं थे, ये बहुत ही ख़ास लोग थे। हाँ, जबकि ये क्राइम ब्रांच के पुलिस वाले थे, इंस्पेक्टर थे। ये सारे भेष बदल कर उस महिला के पास आते थे, क्योंकि इसका जो पति था पिछले 14 महीने से गायब था, उसका कहीं अता-पता नहीं था। क्राइम ब्रांच वालों को इसका सूचना लगा था, उसकी तहकीकात कर रहे थे। फिर क्या था, जो क्राइम ब्रांच वाले थे वो बिहार के लिए निकल लेते हैं, सिवान पहुँचते हैं। सिवान पहुँच कर के रामपुर जो गाँव बताया था वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर जाने के बाद ये पता चलता है, साल 2015-16 की बात है। एक रूबी अंसारी और एक समीर बिहारी नाम अंसारी का लड़का होता है। ये दोनों एक-दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं, दोनों एक-दूसरे के साथ जीने-मरने की कस्में खाते हैं। उसके बाद पहले तो घरवाले इनके प्यार के खिलाफ थे, काफ़ी उनका कहना था कि अगर तुम शादी करना चाहते हो तो यहाँ तुम नहीं रह सकते। उसके बाद ये दोनों ज़बरदस्ती एक-दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जब इनको लगता है कि ये वहाँ नहीं रह पाएँगे, तो उन्होंने वहाँ से बाहर निकलना उचित समझा और उसके बाद ये लोग गुजरात में अहमदाबाद आ जाते हैं। उसके बाद से ही परिवार वालों का उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ, कभी उन लोगों ने संपर्क साधा नहीं। अब जो क्राइम ब्रांच वाले थे उनका और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके आगे गाँव वाले कुछ बता नहीं सकते थे। वापस पुलिस अहमदाबाद आ जाती है। अहमदाबाद आने के बाद एक आदमी को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद ये सारा जो खुलासा होता है, बहुत ही अचंभित कर देने वाला खुलासा होता है। जो रूबी अंसारी होती है, वो उसके बारे में लोग जानकर हैरान हो जाते हैं कि कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? क्योंकि आज की डेट में काफ़ी घटनाएँ ऐसा हो रही हैं। और आइए इस वीडियो में जानते हैं कि रूबी अंसारी ने अपने पति के साथ में क्या किया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों, ये जो मामला है ये 5 नवंबर 2025 की है। लगभग सुबह 10 से 11 बजे का वक़्त था। ये जगह पड़ता है अहमदाबाद का फ़तेहवाड़ी, और फ़तेहवाड़ी में एक सोसाइटी पड़ती है जिसका नाम होता है गोकुल धाम सोसाइटी।
गोकुल धाम सोसाइटी में एक मकान हो, ये बटे 6 जो मकान होता है, उसका उसमें पुलिस आई हुई थी और ये नज़ारा देख कर के जो आस-पड़ोस के लोग थे, वो सब इकट्ठा हो जाते हैं, वो देखते हैं कि डीएम, एसडीएम, क्राइम ब्रांच को लोग और काफ़ी खोदने वाले, ज़मीन को खोदने वाले, नगर निगम के लोग, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। ये देख कर के काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन जाता है, आखिरकार ये लोग यहाँ पर करने क्यों आए हैं? एक लड़के के हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी, जो कि पुलिस वालों के हत्थे चढ़ गया था। जो लड़का था, उसका नाम इमरान भाई बाघेल, उसको अंदर ले जाते हैं उस घर में, वहाँ पर वो जाकर बताता है किचन में, जहाँ पर एक लाश को उसने दफनाया था। दफनाने के बाद में वहाँ पर खुदाई होती है, लगभग 6 घंटे खुदाई होती है। खुदाई होने के बाद लगभग एक लाश का जो कंकाल है, वो मिलता है, लगभग 3 से 4 जगह उसको काट कर दफनाया गया था। और उसके बाद दोस्तों, जब ये सब चीज़ें होती है, तो रूबी अंसारी जो थी, वो उसको भी गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसके 2 और सहयोगी होते हैं, जिनका नाम साहिल और सैफू होता है। दोस्तों, जब पुलिस पूछताछ करती है, पुलिस के पूछताछ में ये पता चलता है कि जो रूबी और इमरान भाई बाघेल, ये दोनों का जो संपर्क था, वो अवैध संबंध का था। जब ये रूबी और समीर बिहारी जब बिहार से भाग करके आए थे, तो उस जो समीर बिहारी था, वो टाइल का काम करता है और राजमिस्त्री का काम करता था। उसने एक कमरे किराए पर ले रखा था। उसके बाद उसने अपना एक घर बना लिया अपने निजी पैसों से। लेकिन उस बीच में जो रूबी अंसारी थी, उसका अफेयर जो था, वो इमरान भाई बघेल से हो गया। जब समीर अपने काम पर चला जाता, तो जो इमरान था, वो उसके पीठ पीछे घर पे आता। एक जो औरत थी उसके पड़ोस में, वो समीर को बता देती है ये सब। समीर जो था, वो अपने स्तर से इसकी जांच करने लगता है। जब वो देखता है कि नहीं, बात में सच्चाई है, पहले तो ये सोच रहा था कि जो औरत है, वो कहीं उसके घर में फूट नहीं डाल रही है, झगड़े नहीं लड़ा रही है। लेकिन जब वो अपने स्तर से जांच करता है, तो उसको पता चलता है कि जो औरत कह रही थी, वो एकदम सही कह रही थी। फिर वो रूबी को पूछता है, कहता है, ये अपने घर में क्यों आता है? रूबी जब सही से जवाब नहीं दे पाती, तो धीरे-धीरे जो समीर था, वो नशे का आदी हो जाता है, नशे की लत लग जाती है उसको, दारू पीने लगता है। और उसके बाद जब दारू पी के आता था, तो रूबी अंसारी को बहुत मारता था, पीटता था। धीरे-धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। जब इमरान से वो मिलती थी, तब ये सारी कहानियाँ बताती थी कि मुझे मारता है, पीटता है, ये सब करता है। तुम बताओ, मैं करूँ तो क्या करूँ? फिर इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना समीर को इस दुनिया से ही हटा दिया जाए। और उसके बाद एक दिन समीर जो था, वो दारू पीकर आता है अपने घर पे। और उसके बाद जब अंदर चला जाता है, तो जो रूबी थी, वो दरवाज़ा खुला छोड़ देती है। इमरान जो था, वो रात को घर में आ जाता है। घर में आने के बाद दोनों समीर का जो हाथ-पैर था, वो बाँध देते हैं। बाँध कर के पहले उसकी खूब सारी पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद जो इमरान था, वो समीर का चाकू से गला रेत करके उसके वो मार देता है। मारने के बाद उसकी लाश को टुकड़े-टुकड़े कर देता है। उसके बाद सोचता है कि क्यों ना इसको बाहर फेंक दिया जाए। लेकिन जब बाहर ले जाने की बात होती है दोस्तों, तो काफ़ी घबरा जाते हैं। फिर वो अपने छोटे भाइयों को फ़ोन करता है, जिसका नाम साहिल और सैफू होता है। वो दोनों फिर आते हैं। आने के बाद फिर इन लोगों का प्लान बनता है कि क्यों ना इसको घर में ही दफना दिया जाए। किचन में एक सरफेस था, जगह था, जो कि थोड़ा कमज़ोर टाइप का टाइल्स वहाँ पे लगा हुआ था। फिर ये लोग मिल कर के किचन में ही गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद लगभग 3-4 जगह, अलग-अलग जगह पर उसकी लाश को अंदर ही दफना देते हैं। फिर जो रूबी थी, लगभग 3 महीने तक उस घर में रहती है। लेकिन जो इमरान का याद था, जो उस रात का मंज़र था, वो उसके दिमाग में घूमता था। किसी तरह से 3 महीने रहने के बाद इमरान से कहती है कि मुझे इस घर में जो समीर का
याद है वो नहीं जा रहा है, उस रात का जो मंज़र है वो मेरे दिमाग में घूमता रहता है और मैं इस घर में नहीं रह सकती। फिर जो इमरान था वो कहता कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक किराए का घर अरेंज कर देता हूँ और इस घर को किराए पर चढ़ा देते हैं। इमरान जो था उसको एक किराए का कमरा ले देता है, वो वहाँ रहने लगती है और अपने घर को किराए पर चढ़ा देती है। जो किराएदार था, वो कुछ दिनों तक उन सबसे शिकायत करता रहा कि इस घर में अजीब तरीके से स्मेल आती है, ये समझ में नहीं आता कि स्मेल आती तो कहाँ से आती है। दोस्तों, उसके बाद जैसे-जैसे दिन बीतते गए, वो स्मेल जो थी वो खत्म होती गई। इसके बाद जो रूबी थी और इमरान था, उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना इस घर को बेच दिया जाए। फिर एक जो ब्रोकर होता है, एक दलाल होता है, उससे संपर्क करते हैं बेचने के लिए। जो ब्रोकर होता है वो घर को देखने के लिए आता है, घर देखता है, सब कुछ करता है। फिर कहता है कि अ, अपने पति को बुलाओ, तो वो कई बार की तरह से वो बात करते हैं। कभी कहती है मेरा पति विदेश में है, कभी कहती है गाँव गया हुआ है, कभी कहती है कहीं गया हुआ है। लेकिन ये सब बातें करते-कराते कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो कि उस ब्रोकर के ज़रिए ये बात सुन लेता है कि और उसके बाद एक जडेजा नाम के क्राइम ब्रांच ऑफिसर थे, उनको ये बात बता देता है, कहता है ऐसी-ऐसी बात है, इसको आपको जाँच करनी चाहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर है। पहले तो जो जडेजा साहब थे क्राइम ब्रांच के अधिकारी, वो इस बात को संगीन में नहीं लेते हैं, लेकिन धीरे-धीरे जब वो कहता रहता है, तो इस बात को संज्ञान में लेकर के सब्जी वालों के भेष में अपने सिपाहियों को, अपने पुलिस वालों को भेजते हैं और जब वो महिला 2-3 तरीके से उन सब्जी वालों को बताती है, तो जो शक का दायरा था वो काफ़ी गहरा जाता है और उसके बाद उसके बताए अनुसार बिहार प्रदेश जाती है पुलिस, वहाँ से जब खाली हाथ लौटती है, उसके बाद पुलिस जो थी, वो समीर का जो मोबाइल नंबर था उसका सीडीआर निकलवाती है। सीडीआर निकलवाने के बाद ये पता चलता है कि समीर का जो नंबर है, वो इंडिया में था और काफ़ी दिनों से पिछले 14 महीनों से वो बंद था। फिर पुलिस बैंक डिटेल खंगालती है। बैंक डिटेल में ये पता चलता है कि पिछले 14 महीनों से समीर के जो बैंक अकाउंट से कोई लेन-देन हुआ ही नहीं है। अब जो समीर का गायब होने का जो सबूत था वो पुख्ता हो जाता है। अब जब पुलिस थी, वो रूबी के कॉल डिटेल खंगालती है, उसके कॉल डिटेल खंगालने के बाद जो इमरान भाई था ना, उसका नंबर सामने आता है कि इससे इसकी काफ़ी बातचीत होती है और फिर इमरान को पुलिस कस्टडी में लेती है। जब कस्टडी में लेती है, तो इमरान जो था वो बहुत जल्दी टूट जाता है और सारी सच्चाई बयाँ कर देता है। दोस्तों, उसके सच्चाई बताने के बाद जो रूबी थी उसको भी पुलिस हिरासत में लेती है। इमरान का जो दोनों भाई थे सपोर्ट में आए थे उनको भी पुलिस हिरासत में लेती है। लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ पर ये है कि जो रूबी का जो पिछला जीवन था वो छोड़ कर आई थी। पहले तो अपने माँ-बाप को छोड़ कर आई, फिर अपने पति को मार दी। अब उसके 2 बच्चे थे, उनका क्या होगा? अगर वो 6 साल से ऊपर हैं, तो उसके साथ में जेल में नहीं रह सकते। लेकिन अगर 6 साल से अंदर हो तो जेल में रह सकते हैं। लेकिन अगर 6 साल से ऊपर हैं, तो वो किसके साथ रहेंगे? कोई संस्था उनको पालेगी या कोई आकर उनको ले जाएगा? क्योंकि रूबी के चलते रूबी का जो दोनों बेटे को ज़िंदगी था वो तो खराब हो ही गया था, रूबी की ज़िंदगी खराब हो गई। इमरान का ज़िंदगी भी खराब हुआ और उनके इमरान के एक गलती से उनके दोनों भाइयों का भी ज़िंदगी खराब हो गया था क्योंकि उन लोगों की ज़िंदगी जेल में ही करना था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बस आपको जागरूक करना और सतर्क करना था, ताकि आपके साथ कभी ऐसा हादसा ना हो। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।